गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कंसीडर किया था कि कितनी हमारे पास अलग अलग प्रोसेसेस हैं, विधियां हैं जिनकी सहायता से हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं या गैसेस को शीतलन प्रदान कर सकते हैं या गैस का ताप किस लेवल तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। हमने यह भी ऑब्जर्व किया कि एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन से हम किसी भी गैस को काफ़ी नीचे अर्थात लिक्विफाई कर सकते हैं। आज हम कंसीडर करेंगे कि जिन गैसेस के लिक्विफिकेशन को हमने देखा उन गैसेस में हीलियम गैस जो है उसकी कुछ पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ सामान्य तौर पर बाकी गैसेस में नहीं पाई जाती हैं। हम आज के लेक्चर में उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स। लिक्विड हीलियम 1 और 2 की चर्चा करेंगे हम। लिक्विड हीलियम 1 और 2 का डिवीजन जो है वो बेसिकली जब हीलियम गैस को जब कूल किया गया तो अदर गैसेस के कंपैरिजन में ये देखा गया। अदर गैसेस कौन कौन सी थी, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। इन सभी को भी लिक्विफाई किया और हीलियम की कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिली। यह देखा गया कि जब हीलियम को उसके क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर 5.2 केल्विन से नीचे कूल किया गया तब हीलियम लिक्विड स्टेट में लगभग 4.2 केल्विन पर ताप पर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्जन हुआ या चेंज ऑफ स्टेट हुई, इस पर प्रेशर जो था वो लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। लिक्विड हीलियम की यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लिक्विड हीलियम कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, हाईली वॉलेटाइल है और इसकी डेंसिटी बहुत कम है, लगभग 0.124 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। लेकिन liquid helium is only one peculiar substance as compared to other liquid gases like hydrogen, nitrogen and oxygen that it cannot be solidified merely by decreasing the temperature up to 0 Kelvin at normal pressure, whereas all the gases can be converted into solid at this temperature. So that is why the liquid helium has no freezing point at normal pressure। जैसा कि सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि सामान्य दाब पर सभी गैसेस का या सभी लिक्विड गैसेस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब हम गैसेस को लिक्विफाई करते हैं, लेकिन लिक्विड हीलियम का कोई फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है। इट वॉज ग्रेट result and the scientists at that time was very curious to know about the different properties of the liquid helium. So Keesum has discovered that by subjecting pressure greater than a definite pressure, the liquid helium can be converted into a solid helium। क्योंकि तत्कालीन वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत आश्चर्यजनक एक परिणाम था। इसके लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया, कोशिश करी और कीसम जो है वो सक्सेसफुल रहे कि यदि एक लिक्विड हीलियम को ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए एक निश्चित प्रेशर तक, तो लिक्विड हीलियम को सॉलिड हीलियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। कितना प्रेशर लगाया कीसम ने या क्या कंडीशंस थी, उन्होंने कंसीडर किया बाय सब्जेक्टिंग ए प्रेशर ऑफ 23 एटमॉस्फेरिक एट टेम्परेचर 1.1 केल्विन। 1.1 तापमान पर 23 वायुमंडलीय दाब या 4.2 केल्विन पर 140 वायुमंडलीय दाब या 42 केल्विन पर लगभग 5600 वायुमंडलीय दाब लगाकर लिक्विड हीलियम को सॉलिड हीलियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। सॉलिड हीलियम इज ऑल्सो लाइक लिक्विड हीलियम that it also has a colorless,
ट्रांसपेरेंट एंड हाईली वॉलेटाइल सॉलिड। इस लिक्विड हीलियम की ये जो पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज थी, इनकी स्टडी करने के लिए हीलियम का लिक्विड स्टेट को इस फेज डायग्राम के तहत समझाने का प्रयास किया है। इस फेज डायग्राम में एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया, वाई एक्सिस पर प्रेशर को कंसीडर किया, और हमने देखा कि इस टेम्परेचर पर हमारा, अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन लिक्विड हीलियम 2 को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला रीजन लिक्विड हीलियम 1 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमारे पास इनिशियली हमने लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर लिया था 5.2 केल्विन, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 2.19 के बाद हमने देखा इसका बिहेवियर बदल गया। इधर अगर हम देखें यहाँ पर, तो जब हम प्रेशर को 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं तो इससे ऊपर हमारी जो हीलियम है वो सॉलिडिफाई हो जाती है। अगर हम इस ग्राफ के, इस फेज डायग्राम के तहत, यदि मैं इनिशियली इस कर्व को कंसीडर करूं, कर्व BAC, in this phase indicator diagram, this curve BAC shows the effect of pressure on the boiling point. This curve starts at the critical point C corresponding to temperature T is equal to 5.2 Kelvin at atmospheric pressure 2.26. At the pressure of 2.26, it further proceeds towards the pressure P is equal to 0 और T is equal to 0. हीलियम जो है इस कर्व के नीचे, इस BAC कर्व के नीचे, हीलियम की जो स्टेट है वो वेपर स्टेट अर्थात गैसियस स्टेट में है। Above this curve BAC, the helium is in liquid state curve. So this curve BAC is also considered as liquid vapor phase line or saturated vapor pressure. This curve BAC is considered as liquid vapor phase line or saturated vapor pressure curve. Now we consider the second curve DEF. In the second curve DEF, shown in the same same indicator diagram, this describes the effect of pressure on the freezing point of helium element. इस कर्व को हम कहते हैं, दिस कर्व इज कॉल्ड एज सॉलिड लिक्विड फेज लाइन और फ्यूजन कर्व। इसको हम द्रव और ठोस अवस्था की रेखा भी कहते हैं, या हम इसको फ्यूजन कर्व भी कहते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट दिस कर्व that helium cannot be solidify even at 0 Kelvin if it is not subjected to a pressure of exceeding 25 atmospheres. उसी तरह दूसरी गैसेस की तरह फ्यूजन कर्व जो DEF हमने यहाँ दिखाया है और BAC जो हमारा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कर्व है, डू नॉट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट। ये दोनों जो हैं वो एक पॉइंट पर नहीं मिलते हैं, जबकि सामान्यतः हमें बाकी सभी गैसेस में एक पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट पर हम कहते हैं कि वो पदार्थ जो है वह उस पॉइंट पर जहां सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कर्व और फ्यूजन कर्व मिलता है, उस पॉइंट पर उस एलिमेंट की तीनों स्टेट्स जो है वो मिल जाती हैं। लेकिन हीलियम के केस में ऐसा नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं दोनों कर्व सेपरेटली अलग अलग हैं। सो ऑल थ्री फेजेस, सॉलिड, लिक्विड और वेपर ऑफ द हीलियम आर नेवर फाउंड टू को एग्जिस्ट एट एनी टेम्परेचर। किसी भी ताप पर ऐसा नहीं होता है कि हीलियम की हमें तीनों स्टेट्स मिले। इसी क्रम में हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड हीलियम जो है उसका कोई ट्रिपल पॉइंट नहीं होता है।
सामान्यतः हम बाकी गैसेस के लिए यदि बात करें तो हम कहते हैं कि सभी गैसेस का त्रिक बिंदु होता है। अगर हम फिर से इस फेज इंडिकेटर डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु ए है। इस बिंदु ए पर टेम्परेचर 2.19 केल्विन है। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कर्व पर ये बिंदु ए एग्जिस्ट कर रहा है और इस कर्व का कर्वेचर जो है वो ए बिंदु पर ही चेंज हो रहा है। So the point where the curvature of this saturated vapor pressure curve is changed is considered or is known as lambda point। अर्थात लैम्डा बिंदु वह बिंदु है जहां पर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कर्व का कर्वेचर बदलता है। उसी तरह से इस DEF कर्व पर, फ्यूजन कर्व पर भी there is a point F where pressure is 30 atmospheric pressure and temperature is nearly 1.75 Kelvin. On this fusion curve, the curvature of the curve changes. So, on both these curves, DEF fusion curve as well as saturated vapor pressure curve, we have 2 points where the curvature of the curves changes. On the fusion curve, we have the point E where the curvature of the curve changes. Similarly, on the saturated vapor pressure curve, we have a point A at which the curvature of the curve will change. So the line joining between these 2 points from E to A is known as lambda line. इसको हम EA को हम कहते हैं कि this is lambda line. Helium is in liquid state on either side of the lambda line. इस लैम्डा लाइन के इस साइड भी हीलियम लिक्विड स्टेट में है और अदर साइड भी हीलियम लिक्विड स्टेट में है, बट लिक्विड हीलियम ऑन द राइट साइड ऑफ द लैम्डा लाइन बिटवीन लाइक ए नॉर्मल लिक्विड एंड इज नोन एज लिक्विड हीलियम 1. Liquid helium on the left side of the lambda line behaves abnormally, so that is why this is known as helium 2. This lambda line EA is also considered as phase transition line. So this is basically the broad idea of phase indicator diagram of the helium. Now we consider some peculiar properties of the liquid helium. All the points are discussed over here about the phase indicator diagram. Now we consider the peculiar properties of the liquid helium. The first peculiar properties of the liquid helium is density. 1922 में साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया था कि जब लिक्विड हीलियम को बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट 4.2 से 1 केल्विन तक किया जाता है तब इसकी डेंसिटी में वृद्धि होती है विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. जब हम ताप को 4.2 केल्विन से 2.19 केल्विन तक रिड्यूस करते हैं तो लिक्विड हीलियम की डेंसिटी डिक्रीज होती है एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेंसिटी इज approaches to 0.1462 gram per centimeter cube, and after that the density is decreases. That means the liquid helium which was contracting when cooled below 2.19 Kelvin now begin to expand. So the variation of density with temperature of the helium is shown in this figure. इनिशियली जब हमारा टेम्परेचर 4 से हम 2.19 केल्विन तक गए तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी डेंसिटी हमारी बढ़ रही है एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेंसिटी इज 0.1462 ग्राम per centimeter cube. After that, further decreasing the temperature of the liquid helium, the density is decreases. So this is again a peculiar property of the liquid helium which is shown by the curve. The second peculiar property of the liquid helium is specific heat. If the temperature of the liquid helium is allowed to decrease from 4.2 Kelvin, its specific heat almost remains constant up to 2.3 Kelvin. And
At temperature 2.19 Kelvin, there is a sudden and abnormal increase in the specific heat. After that, on lowering the temperature of the specific heat decreases. So this variation of the specific heat with temperature is shown in this figure. Specific heat curves look like a Greek letter lambda. Therefore, the temperature 2.19 Kelvin at which the specific heat changes abruptly is called lambda point. Either we consider the peculiar property of density or we consider the peculiar property of specific heat. We have one common point, that both sudden changes in density as well as specific heat corresponding to the point 2.19, which is considered as lambda point. So the next property we'll consider viscosity. The variation of the coefficient of viscosity of liquid helium with temperature is again shown in this figure. We will take the temperature along the x-axis and viscosity along the y-axis. It is observed that like helium gas, the coefficient of viscosity decreases with the decrease of temperature. At the temperature 2.19 Kelvin or lower than this temperature, the coefficient of the viscosity decreases abruptly and become nearly 0. If the liquid helium-2 below the temperature 2.19 K is allowed to flow through the narrow tube, it can flow rapidly without applying any pressure across the tube. That is why the liquid helium is also considered as superfluid. The next one is thermal conductivity. Thermal conductivity of liquid helium-1 is same order as for the gases at ordinary temperature. That means of the order of 10⁻⁴. But the thermal conductivity of helium-2 is found very extraordinarily high. It is 800 times more than that of copper and 13.5 into 10⁶ times more than that of helium-1. So this is again a peculiar property of helium-2. Now we consider the formation of Rowland film on the solid surface. Liquid helium-2 can creep along the solid surfaces in the form of highly mobile transparent film. This film is of the order of several hundred atoms thick and is called Rowland film. A empty test tube is immersed. इसके लिए हमने कंसीडर किया कि यदि मान लो हम, I'll see the figure, this one. An empty test tube is immersed up to a certain depth in a liquid helium-2 bath. The Rowland film formed by the liquid helium-2 on the outer side of the test tube start creeping into the tube along the surface in the direction of the arrows shown in the figure A. This process continues till the level of liquid 2 inside and outside the tube become same. Similarly, if we consider a test tube filled with liquid helium-2 is immersed up to a certain depth of in a liquid 2, we can observe the Rowland film formed by the liquid 2 on the inner side of the test tube, and the test tube starts creeping out of its along its surface in the direction of arrow shown in the figures 3.b. This process continues till the 2 level of the liquid helium-2 becomes same. Similarly, if the entire tube is out of the bath, you can observe this in figure C. And fall from the bottom of the tube in the form of drops into the bath till the whole liquid inside the tube is drained out and tube become empty. Thus, it is observed that from the experimental, the rate of transfer of liquid helium-2 does not depend upon the difference of the surface level of liquid and the nature of surface, but depend upon the temperature and area of surface over which it creeps. The last one peculiar properties of the helium-2 is fountain effect. This effect is first discovered by Allen and Jones in 1938. The apparatus is shown in the figure 4. In this apparatus, you can observe in the tube AB, in this apparatus, in the tube AB, the both hand of this tube AB are open. The upper part A of the tube is in the form of a capillary tube
and the lower part of B of the tube is packed with fine empty powder. The pores between the powder particles provide fine capillaries. Now this tube AB is dipped in this liquid helium. It filled in the Dewar flask in such a way that part A of the tube remains out of the liquid and lower part B completely inside the liquid. When light fall on emery powder, liquid helium takes some heat. As a result, the pressure difference is produced. Due to this pressure difference, helium spurts out of the capillary tube in the form of fountain, which has been observed as high as 30 centimeter. So we can say the liquid helium 2 also show the fountain effect. So this is all for today about the peculiar properties of liquid helium. Thank you.